देश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बीजेपी को कम सीटें मिलने पर कुछ सिरफिरे लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की जनता को गालियां दे रहे हैं। आखिर ये गाली देने वाले क्या सोचते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की जनता ने आखिर क्यों भाजपा को जनादेश नहीं दिया? और अगर जनादेश नहीं दिया तो क्या आप इस सूबे की जनता को गाली देंगे? आज हम इसी पर एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की जनता ने आखिर बीजेपी को क्यों नकार दिया और क्यों जनाधार नहीं दिया। ये वही प्रदेश हैं जिन प्रदेशों ने भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत की सरकार बनाकर दी थी। एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया जो यहाँ के लोगों ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया? आज हम एक एक बारीकी आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और आखिर कौन कौन सी किस किस जगह कमी रही। आप इस पूरे वीडियो को लगातार अगर देखेंगे तभी हमारे पूरे अध्ययन को आप समझ पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत कर देते हैं सीधे उत्तर प्रदेश से। तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारत की सरकार बनाने का सबसे बड़ा काम करती हैं, मगर ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें देकर शीर्ष पर बैठा दिया था। तो वहीं 2019 की बात करें तो 2019 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यूपी की जनता ने दी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। मगर 2024 आते आते आखिर ऐसा क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया और 62 सीटों से सीधे 33 सीटों पर लाकर भाजपा को खड़ा कर दिया? आखिर ये हुआ क्यों? अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो चलिए हम आपको एक एक करके इसकी बारीकी बता देते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता की इसमें नाराजगी जो थी वो थी ही, मगर सबसे ज़्यादा नाराजगी जो दिखी वो भाजपा के अंदर दिखी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में टिकट वितरण किया वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टिकट वितरण तो 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ और 2024 में भी हुआ, तो आखिर ये इसमें अंतर कहाँ से आया? तो चलिए हम आपको अब अंतर धीरे धीरे एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कहा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें कैंडिडेट सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जो स्थानीय जनता होती है वो ये देखती है कि हम किसे वोट करने वाले हैं। वोट तो लोग खुलेआम लोग कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार फिर से, मोदी अगेन, और बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया जा रहा था। 400 पार का नारा भी दिया जा रहा था और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। मगर हमें ये जानना चाहिए था और बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए था कि मोदी के चेहरे पर तो जनता वोट दे रही है, मगर जनता ऐसा प्रतिनिधि भी चाहती है जो उनके बीच में रहे, जो उनके बीच में रहकर काम करता हो, जो जनता से सीधा संवाद स्थापित करता हो, जो जनता के दुख और सुख में खड़ा होता हो, जो जनता के बीच में जाता हो। यदि जनता ने उसे अपना जनप्रतिनिधि चुना तो वो जनता के बीच के काम करता हो, लोगों की सड़क पानी की समस्याओं को सुनता हो, उनका निजात कराता हो। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में जो टिकट वितरण किया वो पूरी तरीके से इस बार हवा में रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा में कैसे हो गया? इतने बड़े बड़े नेताओं ने उस पर विश्लेषण किया होगा, अध्ययन किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक खुद का एक सर्वे होता है, उसके आधार पर ये टिकट वितरण किया होगा। तो आपको बता देते हैं कि टिकट जो है वो इस बार इस तरीके से बांटा गया कि जाओ फलाने को टिकट दे दो और मोदी जी के नाम पर जीत जाएगा। फलाने वो जो हैं वो फलाने के चेला हैं, उनको टिकट दे दो और वो मोदी के नाम पर जीत जाएगा। फलाने जो हैं वो समाजवादी पार्टी से आए हैं और वो बहुत बड़े गद्दावर नेता हैं और वो फलाने इस समाज से आते हैं और उनको टिकट दे दो, वो चुनाव जीत जाएंगे। तो चलिए अब आपको हम कुछ ऐसे चेहरे भी बता देते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वह दूसरी पार्टी से आए थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि बलिया की बात करें तो बलिया से नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से तोड़ा और भाजपा में पहले तो शामिल कराया। नीरज शेखर के इतिहास की बात करें तो पिछले 30 वर्षों से नीरज शेखर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को पानी पी पी कर अपशब्द बोलते रहे हैं। मगर भाजपा क्योंकि इस समय गंगा बनी हुई थी, अदर पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो भागकर भाजपा में शामिल हो जाते थे और भाजपा उन्हें टिकट दे देती थी। इस बार भाजपा ने 80% जो टिकट वितरण किया वो विपक्ष की पार्टियों से आए हुए नेताओं को टिकट दे दिया।
कुछ उसमें से विधायक रहे हैं, कुछ उसमें से सांसद रहे हैं, कुछ गद्दावर नेता रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने अपने जो कार्यकर्ता थे, जो स्थानीय कैडर जो कार्यकर्ता था, जो जमीन पर उतर कर काम करता था, उसकी उपेक्षा कर दी। उसको बिल्कुल भी एक तरीके से कहा जाए तो उसको विश्वास में नहीं लिया और टिकट वितरण कर दिया। नीरज शेखर पे ही आ जाते हैं, जो कि बलिया से चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। नीरज शेखर के पारिवारिक स्थिति, राजनीतिक की बात कर लें तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वो बेटे हैं। भाजपा ने देखा कि दलित चेहरा है, चंद्रशेखर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बेटे हैं और समाजवादी पार्टी में 30 साल से राजनीति कर रहे थे, गद्दावर नेता है, तो बलिया से अगर उन्हें टिकट दे दिया जाता है तो बलिया की जनता उन्हें जिता देगी और भाजपा के पास एक सीट आ जाएगी। और कांग्रेस, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो नेता थे और भाजपा ने उन्हें तोड़कर अपने में शामिल कर लिया था, तो भाजपा को भी लग रहा था कि बहुत बड़ा काम कर लिया है हमने। अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें भाजपा ने बलिया में दरकिनार कर दिया। कैडर जो था उसकी भी बात नहीं मानी। परिणाम ये हुआ कि चंद्रशेखर चुनाव लड़े और तकरीबन 1.5 लाख से भी अधिक मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि बलिया में हार गई, आखिर अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या वासियों को भी लोग पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब अयोध्या जाएंगे जरूर, राम जी के दर्शन भी करेंगे, मगर अयोध्या के लोगों का पानी नहीं पिएंगे। अरे अयोध्या के लोगों का पानी क्यों नहीं पियोगे भाई? अयोध्या के लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को चुनाव जिताया, उन्हें सांसद बनाया, भरपूर समर्थन भी दिया, मगर लल्लू सिंह जब घर के भीतर बैठ जाएंगे और अयोध्या की जनता का काम नहीं करेंगे, अयोध्या में रहेंगे नहीं, वो अपना निवास स्थान अयोध्या से हटाकर, क्योंकि अयोध्या की जनता ने उन्हें चुना था अपनी सेवा के लिए, तो वह अपनी सेवा कराने के लिए जाकर दिल्ली में बैठ गए। लल्लू सिंह जनता से पूरी तरीके से कट गए, जनता से दूर हो गए। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब तो वो दिल्ली में जाकर बैठेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है और वो चुनाव तो हारेंगे नहीं किसी कीमत पर, क्योंकि हवा भी ऐसी ही कुछ चल रही थी कि जो भी प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगने आएगा जनता उसे वोट दे देगी। प्रधानमंत्री को लेकर जनता के बीच में बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। जनता प्रधानमंत्री जी को लाइक करती है, उनके कामों को भी पसंद करती है, मगर स्थानीय काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल भी करने नहीं आएंगे। ये सभी सांसदों को सोचना चाहिए। लल्लू सिंह ने जनता का कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ, तो रोडों का चौड़ीकरण का कार्य हुआ, मकानों का अधिग्रहण का कार्य हुआ और जो भी विकास कार्य होने थे उसकी जानकारी क्योंकि स्थानीय सांसद हैं उन्हें होती रही। ऐसे में यह आरोप लगता है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं, मगर लोगों के मुताबिक, जो लोग कहते हैं उनके मुताबिक क्या कहा गया कि जो भी वहाँ पर ज़मीनें बेची गई, जो भी ज़मीनें अधिग्रहण की गई, लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। अधिकारियों ने पैसे की बंदर बांट कर ली। अधिकारियों ने लोगों को और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह किया, बताया कि सब कुछ चकाचक चल रहा है साहब, सारे लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, सब कुछ चकाचक चल रहा है, चकाचौंध हो रही है, अयोध्या चमक रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि अयोध्या तो चमक गई, मगर अयोध्या जिस जिले में आती है, फैजाबाद जिला, वो जस का तस रहा। ग्रामीण इलाकों में पूरी तरीके से विकास से लोग वंचित रहे। लोग आखिर जाएं तो जाएं कब अपने सांसद के पास, क्योंकि सांसद जी तो ऐसा लोग बताते हैं कि वो दिल्ली में ही आधे समय रहे, उनको अयोध्या और फैजाबाद से कोई भी लेना देना नहीं रहा। जब टिकट की बात आई और जब स्थानीय नेताओं से चर्चा हुई कि आखिर इस बार क्या किया जाए, तो शीर्ष नेतृत्व ने, जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो भी पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी बातों को दरकिनार कर दिया गया और लल्लू सिंह को फिर से जनता के ऊपर थोप दिया गया। जनता की नाराजगी जो थी वो इस बार फूट कर सामने आई और लल्लू सिंह चुनाव हारते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद हो गया। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि लल्लू सिंह पर भी ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने जो वहाँ पर ज़मीनें जो लोगों की अधिग्रहण की गई, जो लोगों को मुआवजा अधिकारियों की तरफ से उचित नहीं दिया गया, वो लोग लल्लू सिंह के पास शिकायत लेकर गए, मगर लल्लू सिंह ने कोई भी इस पर कार्रवाई करने के साथ साथ उस पर उचित कदम भी नहीं उठाने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि जो हो रहा है वो ठीक है, सब राम राज्य है, राम राज्य में के नाम पर सब कुछ चल रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। उन्होंने भी ऐसा आरोप है कि कई अपने लोगों को वहाँ की ज़मीनें जो है वो दिलाई। सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी रहा कि बाहर के लोग अयोध्या में आकर बस गए और उन्होंने अपने अपने धंधों को जमा लिया। जो स्थानीय अयोध्या वासी थे
उनका जो रोजगार का काम था, जो लोग पूजा की सामग्री बेचते थे, जो लोग छोटे छोटे से होटल संचालित करते थे, सदियों से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना मकान बनाकर रह रहे थे, अपने घर के सामने दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते थे, उनके जो मकानों को तोड़ा गया, उन्हें ना ही दुकानें उस तरीके की मुहैया कराई गई, ना ही उन्हें उनका घर मुहैया कराया गया। वो जो लोग हैं वो अपना दर्द भी बयां करते रहे, मगर उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं रहा, जिसका दुष्परिणाम सामने ये आया कि अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो चलिए अब आपको तीसरी सीट की तरफ ले चलते हैं, जिसकी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से स्वयं उम्मीदवार थे। तो बनारस की बात कर लेते हैं, जिसे वाराणसी कहा जाता है। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे और पिछली बार तो भाई 4, 4.5, 5 लाख वोटों से जीते थे, मगर इस बार ऐसा क्या हो गया कि 1,52,000 से जीत पाए केवल प्रधानमंत्री जी। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। लोग सोचते होंगे कि क्या बनारस की जनता ने ये गड़बड़ कर दिया, या बनारस की जनता जाति पर चली गई, या बनारस की जनता ने ऐसा क्या नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिखा दी कि प्रधानमंत्री को मात्र केवल 1.5 लाख से जीत मिली, जबकि प्रधानमंत्री जी ने तो हजारों करोड़ रुपए का बनारस में काम कराया है। तो चलिए हम आपको इसकी भी कहानी बता देते हैं। तो देखिए भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश चला रहे हैं और 10 सालों से वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से सांसद हैं। प्रधानमंत्री जी सांसद रहे, उन्होंने जो काशी को जितना भी विकास कर सकते थे उन्होंने भरपूर विकास किया। काशी में जब वो इस बार चुनाव लड़ने आए तो भरपूर प्यार भी मिला। रोड शो में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती तक उतारी, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में भी खूब देखा। और आखिर मगर चुनाव के वक्त ऐसा क्या हो गया, तो चलिए ये बता देते हैं कि सबसे पहले का जो खेल रहा वो इस सीट पर भी भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता, उनकी उपेक्षा, उनको वो तवज्जो नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी बाहर के नेताओं की भाजपा में घुसपैठ कराई, उनको उचित सम्मान दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो राजेश मिश्रा का आता है, जो कि कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की पिछले लंबे समय से सेवा कर रहे थे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर राजेश मिश्रा भाजपा में कैसे आ गए। तो ये जान लीजिए कि राजेश मिश्रा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरे के रूप में बनारस में देखे जाते थे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि राजेश मिश्रा के आखिर भाजपा में कैसे आगमन हो गया, और राजेश मिश्रा के भाजपा में आगमन के बाद कार्यकर्ता आखिर क्यों नाराज हो गए। तो चलिए इसका भी विश्लेषण कर देते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राजेश मिश्रा कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी कहे जाते हैं। कांग्रेस ने इस बार वाराणसी से अजय राय को अपना उम्मीदवार बना दिया। अजय राय कांग्रेस पार्टी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। राजेश मिश्रा को ये लगने लगा कि अब तो उनका पत्ता यहाँ से कट गया, अब उन्हें कभी भी दोबारा बनारस से तो टिकट मिलना नहीं है। लेकिन राजेश मिश्रा को ऐसा लगा कि अगर वह विरोध में चले जाएं तो कहीं ना कहीं से आज नहीं कल उनकी दुकान चलने ही लगेगी। राजेश मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से पलटी मारी और वह जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजेश मिश्रा को भी भाजपा ने बिल्कुल सिराखों पर बैठाया, खूब प्रेम दिया। उन्हें ऐसा लगा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी जो है बनारस में और मजबूत हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद भी अब उनके खेमे में आ गए। भाजपा ने उन्हें कह दिया कि जाइए अब आप बनारस में गलियों में घूम घूम कर भाजपा के लिए वोट मांगिए। राजेश मिश्रा गलियों में निकले और घूम घूम कर वोट मांगने लगे भाजपा के लिए। भाजपा कार्यकर्ताओं को ये बात आंखों में चुभने लगी, क्योंकि राजेश मिश्रा वो थे जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को फूटी आंख नहीं भाते थे। भाजपा के नेताओं को वह पानी पी पी कर धोया करते थे। भाजपा के नेताओं ने जीवन भर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया। अगर आप खुद सोचिए कि आप जिसके खिलाफ जीवन भर वोट देते आए हो, जीवन भर जिसके खिलाफ खड़े होते आए हो, अगर उसी व्यक्ति को आपके बीच में लाकर बैठा दिया जाएगा, आपके बीच में लाकर थोप दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अब आप इनके पीछे चलिए, तो क्या आपको कैसा लगेगा कि आखिर हम कहाँ रहे हैं? हमने तो भाजपा का जीवन भर झंडा उठाया, हम तो भाजपा में ये सोचते थे कि भाजपा में हमें आज नहीं कल हमें उन्नति मिलेगी, हम भी सांसद बन सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं। मगर इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर रहा, उसको हर जगह कुचलने का कार्य किया गया। दिल्ली में बैठकर जो राजनीति खेली गई एसी कमरों में बैठकर, वो कहीं ना कहीं से भारी पड़ गई। तो चलिए अब आपको बता देते हैं घोसी सीट के बारे में भी। घोसी सीट पर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को यहाँ से टिकट दे दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया इस सीट से जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनके बेटे को चुनाव लड़ने
घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जिस तरीके से टिकट दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सीट से उनकी उम्मीदवारी नहीं चाहते थे, ऐसा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि ये चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को बलिया से चुनाव लड़ाया जाए, उनके बेटे को, क्योंकि बलिया में सबसे ज़्यादा राजभरों की संख्या बताई जाती है। मगर इस बात को भी केंद्रीय जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसने खारिज किया और ओम प्रकाश राजभर के बेटे को यहाँ से टिकट दे दिया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो हैं वो गद्दावर नेता कहे जाते हैं, मगर उनको भी हार का सामना करना पड़ा। पूरे प्रदेश में ही यही समीकरण चला। आपके फतेहपुर जो सीट पड़ती है, जहां से साध्वी ज्योति निरंजन वहां से चुनाव लड़ रही थी, अब वो आरोप लगा रही हैं कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया। भीतरघात बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ लोगों ने किया हो अलग का विषय है। मगर इस सीट का भी यही हाल रहा कि यहाँ की जो सांसद महोदया थी वह जनता के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाई। जरूर जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, लाखों वोटों से उन्हें जिताया, मगर चुनाव जीतने के बाद वह भी दिल्ली के सफर पर ही रही। जनता से दूरी जो रही, भाजपा के कार्यकर्ताओं से दूरी रही। अच्छा, आप खुद सोचिए कि जब कोई कार्यकर्ता जो है उसके पास कोई व्यक्ति आया कि भाई हमारी जेई साहब सुन नहीं रहे, बिजली कटौती हो रही है, घरों में पानी नहीं आ रहा, तो वो जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो अपनी समस्या किसके पास लेकर जाएगा? वो लेकर जाएगा सांसद महोदय के पास। मगर सांसद महोदय जब नहीं मिलेंगे तो आखिर वो जनता का तो काम करा नहीं पाएगा, जिसका सीधा खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? उस कार्यकर्ता को। उस कार्यकर्ता को इस बार इस तरीके से बताया गया कि तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही जनता वोट देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जिसको भी खड़ा कर दिया जाएगा, कई लोगों ने यह भी बयान दिया कि कुत्ते को भी अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो कुत्ता भी जीत जाएगा चुनाव। मगर जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है महोदय। जनता जो है वो इतनी समझदार है कि वह अपना अच्छा और बुरा सब जानती है। जनता जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है, कुत्ता नहीं, क्योंकि कुत्ता जनता भी अपने अपने घरों में पाल सकती है। जनता उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है जो जनता के काम कर सके, जनता के बीच में सुख दुख में खड़ा हो सके। वही सबसे बड़ी बात यह भी रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जमकर दूसरे अन्य दलों के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। लगातार कोई तोड़ तोड़ के समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से, जिस पार्टी से जो भाग के आया उसे सबको शुद्ध करने का काम शुरू कर दिया। गंगा नदी की तरीके भाजपा लोगों को शुद्ध करने में जुटी रही और सबको शुद्ध करती रही। 80% भाजपा कार्यकर्ताओं की सोच को दरकिनार करते हुए 80% भाजपा से हटकर आए हुए नेताओं को भाजपा ने इस बार टिकट भी दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये 80% जो अन्य पार्टियों से भाग के बड़े बड़े नेता आए हैं ये जीत हासिल कर लेंगे। वो भी मोदी का क्योंकि नाम है और उनका भी खुद का एक वर्चस्व है। दोनों जब मिलेंगे तो बड़ी जीत होगी और भाजपा एक बार फिर से 400 पार कर पाएगी। मगर ये 80% जो बाहरी नेताओं को भाजपा ने टिकट दिया ये सभी हार गए, इनमें से कोई भी नहीं जीता, जिसका सीधे तौर पर खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो लक्ष्य था वो बाहर से आए हुए नेताओं ने पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया और जो भाजपा का कैडर वोटर था वो भी नाराज नजर आया, क्योंकि भाजपा के ही कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ब्राह्मण समाज के लिए भी कई नेताओं ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि चुनावी मुद्दे के बीच में काफ़ी अहम मुद्दे बनते हुए भी नजर आए। ऐसे में जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर पीडीए का नारा दिया। पीडीए का मतलब हो गया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को सीधे तौर पर उन्होंने टच करने का प्रयास किया और सीधे उन्हें ये बता दिया कि अगर इस बार मोदी 400 पार आ जाते हैं तो संविधान को बदल देंगे। संविधान जो है बदल देने की बात जो है वो दलित वर्ग के लोगों को काफ़ी भीतर तक उनके जहन में चली गई। साथ ही साथ दलित बस्तियों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ के महिलाओं को इस बात की जानकारी दी कि अगर वो इस बार केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन की आ जाती है तो 8,500 रुपये उनके हर महीने आएंगे और साल में 1 लाख रुपए उनको जरूर सरकार देगी। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो ये लाभकारी योजनाएं थी इसका भी सीधे तौर पर एनडीए को फायदा मिला और यूपी की जो जनता है या जो भी नीचे तबके के जो लोग हैं वो जातियों में विभाजित होते हुए भी साफ तौर पर नजर आए। जातियों का जो विभाजन है वो 2014 और 2019 में तो नहीं हो सका था, मगर 2024 में
जो जातियों का ध्रुवीकरण करने का जो लंबे समय से राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो प्रयास कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं से 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल रहा। क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार देश में जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। उन्होंने जगह जगह रैलियों में जाकर जाति जनगणना की भी मुद्दा उठाया। मगर इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल था, वो पूरी तरीके से इस बार शांत नजर आया। आईटी सेल की बात करें तो आईटी सेल जिस तरीके से हर बार के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के घोटालों को उजागर करता था, आपराधिक रिकॉर्ड के वो भी उजागर करता था, किस नेता पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कौन किस घोटाले में लिप्त है, इस बात को भी सजगता से उठाने का काम करता था। मगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार इस तरीके के जो भी चुनावी कैंपेन थे वो पूरी तरीके से नदारद नजर आए। सिर्फ और सिर्फ, और सबसे बड़ा एक और आपको चीज़ बता देते हैं कि जो भी होल्डिंग बैनर पोस्टर लगाए गए उसमें भी सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही फोटो को लगाकर ये दर्शाया गया कि नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर पूरा देश का चुनाव लड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं से मेरा ऐसा मानना है कि इस बैनर ने भी कुछ ना कुछ जरूर नुकसान किया, क्योंकि कहा जाता है कि एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता की मुख्य रूप से तस्वीर तो बड़ी सी लगती है, मगर हमने कई सारे राजनीतिक दलों में ये देखा है कि जो भी उनके क्षेत्रीय नेता या प्रादेशिक नेता जो अन्य जातियों से अलग अलग आते हैं, जो बड़े चेहरे होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं से होल्डिंग बैनर पोस्टर में फोटो और नाम लिखा होता है। ऐसे में जब आम लोग देखते हैं या उनकी नज़र पड़ती है होल्डिंग बैनर पोस्टर पर, तो उनको ये नज़र आता है जैसे कोई क्षत्रिय समाज का है तो उसको लगता है कि भाई क्षत्रिय समाज के मेरे नेता की भी फोटो लगी हुई है, तो वो उससे भी आकर्षित होता है। ब्राह्मण अपने नेता की फोटो देखकर आकर्षित होता है। कुर्मी समाज का व्यक्ति हो या दलित समाज का व्यक्ति हो, हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो अपने नेता की जब फोटो देखता है या अपने समाज के व्यक्ति की फोटो देखता है तो वो उससे एक आकर्षण का केंद्र बनता है। मगर इस बार होल्डिंग और बैनर पोस्टरों से जो भाजपा के जगह जगह पूरे देश और प्रदेश में लगाए गए, उससे भी सभी बड़े बड़े नेता मोदी के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आया। ऐसे में सबसे देखिए मुख्य रूप से टिकट वितरण पूरी तरीके से गलत, जो कि साबित भी हो गया है अब तो वहीं भाजपा के जो कैडर कार्यकर्ता हैं, जो लगातार 5 साल भाजपा की तरक्की के लिए मेहनत करते हैं, उनसे सुझाव नहीं लिए गए। उनके जो सुझाव आए उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो साथ ही साथ जो यूपी का जो एक कैडर है, पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं से उनसे जो जानकारी लेनी चाहिए थी वो जानकारी सही केंद्र तक नहीं पहुंच सकी। जो संगठन के कुछ नेता रहे होंगे जिनको सही उचित जानकारी देनी चाहिए कि कौन सीट पर कौन सी कमी नज़र आ रही है, कौन सी जाति जो है वो भाजपा से चटकती हुई नज़र आ रही है, जातिगत समीकरण क्या इस समय हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी केंद्र तक के नेताओं को, प्रदेश के नेता हो या संगठन के नेता हो, वो बताने में नाकामयाब साबित रहे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं सबसे दूसरी बात भी आपको बता दें कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हर चुनाव की बात करें तो हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम चलाती थी, जैसे कि सवर्ण समाज को साधने के लिए अलग से अपने नेताओं को भेजती थी, उनका सम्मेलन करवाती थी। ओबीसी वर्ग के सम्मेलन होते थे, एससी वर्ग के सम्मेलन होते थे, हर जाति का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता था जिसमें उस जाति के नेता जाते थे और वहाँ लोगों को सीधे तौर पर जोड़ने का प्रयास करते थे। मगर इस बार वो भी जो चुनावी कैंपेन में नज़र आना था वो भी इस बार काफ़ी हद तक धीमा नज़र आया। तो ऐसे में हमने आपको ये बताया कि देखिए इसमें जो हमारा जो विश्लेषण निकल कर आ रहा है, उस विश्लेषण की बात करें तो उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं से जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो कम सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हार हुई है, क्योंकि देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की ही सरकार बन रही है और एनडीए की सरकार बन रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए क्यों कहा जा रहा है और एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी की हार हो गई है। लेकिन देखिए ऐसा है ना कि 2014 से पहले जो भी चुनाव हुआ करते थे उनमें गठबंधन की ही सरकार बनती थी। पहले एक तरफ एनडीए रहता था और एक तरफ यूपीए रहता था। यूपीए की 10 साल देश में सरकार रही, जिसमें 2009 से 2014 की केंद्र की कांग्रेस की सरकार चली, उसमें कांग्रेस के पास 206 सांसद हुआ करते थे और जो उनके यूपीए के घटक दल थे उनको मिलाकर 272 का आंकड़ा कांग्रेस ने पार किया और 10 साल तक लगातार सरकार चलाई। मगर देश की जनता ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2014 में दिया, 282 सीटें सीधे सीधे भाजपा को दी, पूर्ण बहुमत की सरकार आई और उस समय भी एनडीए था और इस समय फिर से एक बार एनडीए की ही सरकार देश में बन रही है।
मगर समय रहते ही अगर भारतीय जनता पार्टी इससे नहीं चेती, अपनी इन कमियों को नहीं दूर किया और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से एक बार संगठित करने का काम नहीं किया, तो हो सकता है इसका दुष्परिणाम 2027 के यूपी के विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।